हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रूल में। आज हम बात करेंगे हिंदी में आने वाली जो कहानियां हैं उनके बारे में। उसी कहानी के सीरीज में आज का हमारा कहानी है ठाकुर का कुआं। यह टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड सचिवालय यानी झारखंड स्नातक स्तर परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो वीडियो में बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा यह क्लास और हमारे इस सीरीज का मकसद आपको वैल्यूएबल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक ठाकुर का कुआं। तो यह एक कहानी है। कहानी जो है वो समानता समानता व्यक्तित्व और समाज दोनों के विकास के लिए समानता जो है वो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए आवश्यक है। अगर सभी व्यक्तियों में समानता हो तो वह व्यक्ति के साथ साथ समाज का भी उत्थान करता है। और जिस समाज में असमानताएं हो यानी असमान हो, कोई ऊंचा हो कोई छोटा हो, ऊंच नीच का भाव हो, उस समाज का प्रगति करना अत्यंत कठिन है। तो आज की जो हमारी कहानी है वो 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक देश में व्याप्त सामाजिक असमानताओं को प्रतिबिंब करती है कि देश कैसे दिखाती है कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में था जो आरंभिक काल था। उस समय क्या था कि समाज में बहुत ही ज्यादा असमानता थी, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, बहुत तरह के असमानताएं व्याप्त थी। इसी क्रम में आज का हमारे कहानी शुरू होता है जोखू से। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे बांस के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है, तू सड़ा हुआ पानी पिलाई देती है। तो गंगी बोलती है, गंगी जो है वो जोखू की पत्नी है। गंगी जो है प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई थी तो उसमें बू बिल्कुल ना थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? अभी क्या है, जोखू जो है गंगी का पति है। जोखू जैसे ही मुंह में लोटा लगाया तो उसे पानी से एक बदबू निकली। फिर वो गंगी को बोलता है कि इसमें तो बहुत सी बदबू निकल रही है। गंगी भी लोटा पानी में लगाया तो सोचने लगी कि बदबू का आई कैसे। जब वो कल पानी भरने गई थी तो उसमें कोई भी बदबू नहीं था, पर आज बदबू है। तो वो मन ही मन सोच रही है जरूर कुएं में कोई जानवर गिरकर मर गया होगा। अब उसके मन में सवाल आता है कि दूसरा पानी कहाँ से वो लाएगी। फिर कहानी आगे बढ़ता है। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ेगा? जो दूसरा कुआं था वो ठाकुर का था। ठाकुर के कुएं पे कौन चढ़ेगा? दूर से लोग डांट बताएंगे, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है। और तीसरा कुआं किसके पास है? साहू के पास है जो दूसरे सिरे पे है। परंतु वहां पे कौन पानी भरेगा? चौथा कुआं गांव में नहीं है। जोखू कई दिनों से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी नहीं दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतनी जानती थी गंगी। परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि गंगी को इस बारे में बिल्कुल भी आभास नहीं था कि अगर पानी को उबाल दिया जाए तो उसकी खराबी चली जाती है। बोले, यह पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन सा जानवर मरा है कुएं में, मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू जो उसका पति है उसे आश्चर्य की ओर देखता है और कहता है, दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? जोखी जोखू की पत्नी गंगी बोलती है। फिर हाथ पांव तुड़वाए आएगी और ना होगा, बैठ चुपके से, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है?
हम तो मर भी जाते तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे क्या? अब क्या होता है, जोखू के मन में सवाल आता है कि जब गंगी दूसरा पानी लाने को कहती है, वो कहने लगता है कि वो दूसरा पानी कहाँ से लाएगी, क्योंकि ठाकुर लोग तो छोटी जाति के लोगों को अपने कुएं पे चढ़ने भी नहीं देंगे, और साहू जो है वो हमेशा लोभ और लालच के चक्कर में रहेगा, तो कोई भी पानी उसे भरने नहीं देगा। इन शब्दों में कड़ा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती है, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को नहीं दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना ना रहा, न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। अभी यहाँ पे बात हो रही है राजनीति की और छल प्रपंच की, कि ठाकुर के जो तैनात बेफिक्रे थे, वो क्या थे, वो पहरा दे रहे थे। उसी बीच वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि कैसे ठाकुर ने रिश्वत देकर अपना मुकदमा हटा लिया था। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहमीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकता, कोई 50 मांगता कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी से नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। अभी गंगी की एंट्री कहाँ होती है, ठाकुर के कुएं के पास। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठे मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोह दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा। हम क्यों नीच हैं, यह लोग क्यों ऊंचे हैं। अभी क्या है, गंगी के मन में अंदर ही अंदर सवाल चलने लगता है कि उन लोगों में ऐसा क्या है कि वो लोग ऊंचे हैं और हम लोग नीचे हैं। फिर वो खुद ही जवाब देने लगती है, इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। ये लोग जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़रिया की एक भेड़ चुरा ली थी, बाद में मार खाकर आया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो बरसों मांस जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नहीं। किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हाँ, मुंह से हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। ये सारी बातें गंगी अपने मन ही मन सोचती है। फिर क्या होता है, कुएं पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। गंगी की छाती धक धक करने लगती है, कहीं उसे कोई देख ना ले तो गजब हो जाए। उसे मन ही मन डर सताने लगता है। फिर एक लात भी नीचे ना पड़े, उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों पर दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा। फिर ये बताने लगती है कैसे इन लोगों ने महंगू को मारा और उसे अधमरा कर दिया, इसलिए कि उसने बेगार ना दी थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर अब दो स्त्रियों की बातें हो रही होती है जो पानी भरने आई होती हैं। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ। ये बात करती है वहां पे खड़ी दो महिलाएं। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं, हम लोगों को आराम से बैठकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, ये तो हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिए कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया हो। लौंडिया कहने का मतलब है कि जो मजदूरी करते हैं उनके घर में। लौंडिया नहीं तो क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए छीन झपट कर ले लेती हो, और लौंडिया कैसी होती है। ये सब बातें उन दो महिलाओं के बाद हो रही होती है, बीच हो रही होती है।
जो वहाँ पे पानी भरने आई होती हैं। मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस रहा है। इतना काम कि दूसरे के घर कर देती तो कहीं आराम से रहती, ऊपर से वह एहसान मानता। हाँ, काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। ये भी जो दो महिलाएं हैं वो आपस में शिकायत कर रही होती हैं। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकलकर कुएं के जगत पर आ गई। बेफिक्री चले गए थे। जो ठाकुर के पहलवान थे वो चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी की क्षणिक सुख की सांस ली। जैसे सारे लोग अंदर चले गए और ठाकुर का दरवाजा बंद हुआ तो गंगी की सांस में सांस आई कि अब तो पानी भरने का मौका मिल जाएगा। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अभी आपको बताना है कि गंगी के पति का नाम क्या है। ये आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं कि गंगी के पति का नाम क्या है। फिर क्या होता है, अमृत चुरा लाने के लिए राजकुमार किसी जमाने में गया था। वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और सूझबूझ के ना गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ था। उसने रस्सी का फांदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु से किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं है। गंगी को अंदर ही अंदर डर लगता है कि अगर वो पकड़ी गई तो उसे कोई भी माफ नहीं करेगा, कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज ना हुई। गंगी ने दो चार हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। जैसे कोई बड़ा सहजोर पहलवान इतनी तेजी से खींच रहा हो, वो भी नहीं खींच सकता। गंगी झुकी और घड़े को पकड़कर जगत पर रखे। एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। अब क्या होता है, ठाकुर का दरवाजा खुल जाता है और वो डर जाती है कि इस शेर का भयानक मुंह भी इससे खतरनाक नहीं होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट जाती है। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाज सुनाई देती रही। कौन है, कौन है, पुकारते हुए ठाकुर की तरफ आ रहे थे। ठाकुर जो है वो कुएं की तरफ आ रहे थे। गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर गंगी ने देखा, जोखू लोटा में मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा था। और इस तरह ये कहानी समाप्त हो जाता है और ये बताता है कि कैसे समाज में असमानताएं और ऊंच नीच अभी भी विद्यमान है। इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जो हैं वो हिंदी हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का जो जन्म हुआ था वो 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रेमचंद्र का जो जन्म हुआ था वो 31 जुलाई 1880 को लम्ही बनारसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में अद्वितीय योगदान दिया है। गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनका देहांत 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। इसके सम्मान में भारतीय डाक द्वारा टिकट भी जारी किया था। अभी प्रेमचंद्र क्या हैं, बहुत ही जाने मानी कहानी और लेखककार हैं, उपन्यासकार हैं। अब इसके बारे में कुछ कुछ टॉपिक्स है, जैसे बांस का होता है बदबू, सिरा का होता है छोर, द्वार का होता है दरवाजा, बेफिक्री का मतलब होता है निश्चिंत यानी लोग, मार्का का मतलब व्यापार चिन्ह, नाजिर का मतलब होता है लिपिकों का प्रधान अधिकारी। नाजिर का मतलब क्या होता है, लिपिकों का प्रधान अधिकारी। मोहतमीम का मतलब होता है प्रबंधक मैनेजर। मोहतमीम का मतलब क्या होता है, प्रबंधक मैनेजर। रिवाजी का मतलब होता है रीतिगत, मतलब जो रिवाजों से बंधा हो। पाबंदी का मतलब होता है रोक प्रतिबंध। मजूरी का मतलब होता है मजदूरी वेजेस। लात का मतलब होता है पैर। साया का मतलब होता है आड़। बेगार का मतलब होता है जबरन काम लेना। कलसिया का मतलब होता है छोटा कलश। कलसिया का मतलब क्या होता है, छोटा कलश। लौंडिया का मतलब होता है दासी। छिन भर का मतलब होता है क्षण भर। रियायत का मतलब होता है छूट। सहजोर का मतलब होता है शक्तिशाली ताकतवर। हलकोर का मतलब होता है हिलकोर छोटी लहर।
तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू दोस्तों।